पे अगला चालू कर रहे हैं। कहाँ पे छोड़ा था हमने, कहाँ कहाँ तक हो गया था? टाइप प्रॉब्लम हो गई थी, और अब आज जो एक प्रॉब्लम अभी डिस्कस करनी है वो समझ लीजिए, थोड़ा सा ठीक प्रॉब्लम है ये। सर कल क्वेश्चन आपको मिला था, एक क्वेश्चन कौन सा है क्वेश्चन, कौन सा है बताइए? सेकंड वाला देखना पड़ेगा, तो निकालने का हो सकता सेकंड, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन हमने कराया था, इसके ऊपर वाला कराया था, और हमने कहा इसी तरीके से सवाल है ऐसा, तो इसको बाद में भी करा देंगे, करा के निपटा देंगे, अब इसके बाद अलग से बता देंगे, ठीक है? तो ये जो कर रहे हैं ये करा दें पहले। चलिए एक सवाल लिखिए कि एयर स्ट्रीम्स horizontally past an air stream horizontally past an airplane, air streams horizontally past an airplane. The speed over the top surface is 60 meter per second, and that under the bottom surface is 45 meter per second. ठीक? The density of air is density of air is 293 होगा। Density of air is 293 kg per meter। ठीक? सवाल क्या है? The difference in pressure is में कुछ ऑप्शन लिखे हैं, 2-3 हैं, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो ऑप्शन होगा देखते हैं कौन सा आता है। क्या सवाल? ये कह रहे हैं कि एक हवा चल रही है, एयर स्ट्रीम यानी हवा एक चल रही है और वो हॉरिजॉन्टली चल रही है, और एक एयरप्लेन है उसके ऊपर से हवा निकल रही है। ठीक है? और किस तरीके चल रही है कि इसके ऊपर ऐसे वो हवा का ये प्लेन इस तरह बना, इस तरीके से प्लेन बना हुआ है, यहाँ ऊपर तो हवा चल रही है, उसकी है 60 मीटर पर सेकंड स्पीड, और जो नीचे होगी ये वाली ये 45 है। ठीक? और जो एयर की डेंसिटी दे रखी है, ये एयर की डेंसिटी, तो प्रेशर डिफरेंस बताना है। ठीक है? द प्रेशर डिफरेंस इज, प्रेशर का डिफरेंस बताना। मतलब क्या हुआ कि जैसे एयर होता है, प्लेन होता है, प्लेन के ऊपर तो ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है, तो घूमता है इसके ऊपर हवा निकल रही है 60 मीटर पर सेकंड से ये, ठीक, और नीचे वाली जो है 45 इस तरह। तो प्रेशर डिफरेंस मतलब हो गया कि यहां और यहां प्रेशर का डिफरेंस होता है। कैसे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कल बताया वही होगा, बर्नौलीज थ्योरम लगेगी सीधे सीधे, बर्नौलीज लगेगी। तो अगर बर्नौलीज थ्योरम का इस्तेमाल करें, अगर ऊपर लगाए यहाँ पे और यहाँ पे लगाए, ऊपर वाले को ना तो 1 दे देते हैं, यहाँ पे 2 दे देते हैं, ऊपर 1 नीचे 2, तो
ऊपर के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 है ना, ऊपर हो जाएगा बराबर नीचे कर दीजिए, नीचे क्या होगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। ठीक, अब उसमें करना क्या, जब ये हम जो प्लेन है उस प्लेन के ऊपर जो ब्लेड लगा है, पंखे लगे घूम रहे हैं ना, इस पंखे के ऊपर हवा चल रही है, नीचे चल रही है। अब ऊपर और नीचे इसकी दो सरफेस है प्लेट की, जैसे ये बना हुआ है, एक ऊपर सरफेस नीचे सरफेस, तो ऊपर वाला हो गया इसको हमने 1 माना था, ये नीचे, तो ऊपर से जब नीचे आओगे तो ये हाइट में कितना डिफरेंस होगा, कुछ नहीं। हाइट कहां से नापोगे, हाइट जमीन से नापोगे, हवाई जहाज ऊपर नहीं उड़ा होगा, वहां से जमीन से हाइट नापोगे, उसकी हाइट h1 और यहां से h2, तो इसमें डिफरेंस तो ना के बराबर है, तो h1 h2 लगभग बराबर ही हो जाएंगे ना, यहां तो बराबर, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों बराबर, ये बहुत इतनी ऊंचाई पे होगा कि इसके ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस की जो हाइट है, जहां से हम रेफरेंस पॉइंट से नाप रहे होंगे, वो हाइट ऊपर वाले की हाइट और नीचे हाइट लगभग बराबर ही तो होगा, दोनों बराबर हो, तो ये दोनों एच हो जाएंगे और ये दोनों सीधे सीधे, इसका कोई यूज ही नहीं। ठीक है, उससे हमको ये दो लेके चलने होंगे, कौन कौन से, एक P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो, ये सब तो दे रखा है इसमें। प्रेशर का डिफरेंस निकालना, अच्छा ये बताओ कि प्रेशर ज्यादा कहां होगा, ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा होगा कि नीचे ज्यादा होगा, ऊपर ज्यादा होगा, आपने क्यों कहा ऊपर ज्यादा होगा, नहीं किस वजह से, उसका फिजिक्स ट्रायंगल बताइए, आपने कैसे कहा ऊपर ज्यादा होगा। अगर ये फार्मूला आपके सामने लिखा, उसको देख के क्या कैसा किधर ज्यादा होगा, इस फार्मूले से क्या लगता है, V1 कितना है 60, ऊपर वाले को 1 माना है V1, नीचे वाला V2 हो गया 45। अब बताओ, रो तो बराबर है दोनों का डेंसिटी एयर की, हवा तो एक ही है ना, ऊपर नीचे हवा एक ही चल रही होगी, डेंसिटी बराबर ही हो जाएगी। P1 हो गया ऊपर का प्रेशर, V1 हो गया ऊपर की वेलोसिटी, P2 हो गया नीचे का प्रेशर, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है P2 है, यहाँ की वेलोसिटी हो गई ये V2, ये V2 हो गया, ऊपर प्रेशर हो गया P1 और यहाँ की वेलोसिटी V1 बराबर ये हो जाएगा। अब बताओ, ये इधर की चीज इसके बराबर होनी है, लेकिन इसमें एक चीज क्लियर करना है कि जो V1 ज्यादा है 60 है, V1 ज्यादा है, V2 कम है, इधर की चीज ये चीज ज्यादा हो रही है, इधर की यानी कम हो गई, इसका मतलब ये तो बैलेंस करने के लिए ये ज्यादा है तो क्या क्या होगा, ये कम हो जाएगा, P2 ज्यादा होगा ना, ये तो बैलेंस करेगा, तो P2 नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों है, ये तो बराबर करेंगे, ये ऑलरेडी टर्म देखो रो तो बराबर ही है, V1 जो है 60 है, ये ज्यादा है, V2 कम है, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, अगर इसको भी ज्यादा कर दूं, ज्यादा था नीचे बहुत ज्यादा, बराबर कहां होगा, तो ये ज्यादा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए P2 को ज्यादा होना पड़ेगा नीचे से, तो नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि P2 इज ग्रेटर देन P1 होगा, समझे। तो प्रेशर का डिफरेंस जब निकालना है तो इसमें से इसको घटाओगे, P2 माइनस P1, जब प्रेशर का डिफरेंस पूछा ना उसने, तो आप क्या करोगे, P2 माइनस P1, तो P2 इधर रखो, इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर ले, इसको करेंगे हाफ रो V1 इसको इधर ले माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर, और ये हो गया P2 मान, यही निकालना है P2 माइनस P1, ठीक है। हम P1 माइनस P2 भी कर सकते थे, लेकिन हमने इससे चेक कर लिया कौन ज्यादा है कौन कम, तो P2 ज्यादा हो गया नीचे वाला, तो इसलिए इसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बाकी दे रखा है, यहाँ पे हाफ रो, ये हो गया V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, P2 माइनस P1, और ये हाफ रो की वैल्यू है डेंसिटी 293, V1 स्क्वायर 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कर देना और इसको कर देना 45, इसको माइनस नहीं करके निकाल दो ये P2, ठीक है। अभी कैलकुलेशन करना कर लोगे आप, ठीक है, ये कर लो, ये तो हल्का सवाल था, इसमें ज्यादा फार्मूला बेस्ड था ये, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन देखो लिखे हैं, ये थोड़ा सा कॉपी करने में थोड़ा सही से आया नहीं है, तो सर 1018 पहला है, 1018 है,
दूसरा है 5-4 समथिंग है, 546 कुछ आ रहा है, फिर चौथा 1140, फिर है 2250। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, सारे जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। ठीक, अब इसमें से देखिएगा 1018 जो पहला वाला सही है करके देखिएगा, इसी के आसपास वैल्यू पूछता। ठीक है, ये सवाल ऐसे एक सवाल और है, वो भी आप कर लेंगे, वो आपको बता देंगे इसको कैसे मिलता है। हाँ 1018। ठीक, अच्छा भाई, अब ऐसा एक सवाल और है इसी तरह का, उसमें देखो कुछ और निकालना है, उसमें कुछ और है। ये क्या कह रहे हैं, एयर स्ट्रीम्स फ्लोज हॉरिजॉन्टल एयर स्ट्रीम्स फ्लोज हॉरिजॉन्टल। ये डेंसिटी जरा एक चेक कर लें कितनी है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये 1.293 है, गलत हो गया, 1.29 डेंसिटी 1.29। हाँ हाँ ये गलत, ये 1.293 डेंसिटी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1.29 ये थोड़ा सा कितनी आ रहा। हाँ तो अगला लिखिए, एयर स्ट्रीम्स फ्लोज हॉरिजॉन्टल पास्ट एंड एरोप्लेन विंग ऑफ सरफेस एरिया 4 मीटर स्क्वायर। इसी से मिलता जुलता सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही कह सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें निकालना कुछ और कह रहे हैं। एयर स्ट्रीम फ्लोज हॉरिजॉन्टल पास्ट एंड एरोप्लेन विंग ऑफ सरफेस एरिया 4 मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे है, द स्पीड ऑफ एयर over the top surface, the speed of air over the top surface is 60 meter per second, and under the bottom surface is 40 meter per second, under the bottom surface 40 meter per second। ठीक, तो कर रहे हैं, द फोर्स ऑफ लिफ्ट ऑन द विंग इज, अब इसमें फोर्स बता रहे हैं, द फोर्स ऑफ लिफ्ट ऑन द विंग इज। ऑप्शन देखिए इसमें है, पहला ऑप्शन है ये 800 न्यूटन है, दूसरा है 1000 न्यूटन, तीसरा है 4000 और फोर्थ है 3200 न्यूटन। इसमें से कोई एक बताना, इसमें से कोई एक सही है, ये है सवाल। अच्छा एक चीज और लिखा है, डेंसिटी ऑफ एयर दे रखी है, एयर की डेंसिटी यहां पे 1 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है, ये क्या है मतलब, सवाल समझे क्या मतलब हुआ। इसमें भी 3 चीजें दे रखी, डेंसिटी मिला के 4 चीजें, कि जैसे ये है एयर, जो एरोप्लेन के जो विंग्स हैं, इसके ऊपर हवा चल रही है, और हवा कैसे चल रही है, ऊपर जो हवा चल रही है वो 60 मीटर पर सेकेंड ही है, ये ठीक, ये दे रखा है, और जो नीचे वाला है वो पहले 45 था, इसमें 40 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक, ये फ्लो कर रहा है। और ये जो इसके विंग्स हैं, इनका जो एरिया है वो कह रहे हैं 4 मीटर स्क्वायर, इसका
इसका एरिया। तो कह रहे हैं फोर्स ऑफ लिफ्ट, मतलब क्या हुआ, इस पंखे को, मतलब पंखे की मतलब जो पूरा हवाई जहाज को ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स लगेगा उसको उठाने के लिए, फोर्स ऑफ लिफ्ट मतलब उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, उठाने के लिए, समझे क्या होगा, कैसे करेंगे। है वही चीज सवाल जैसे पहले किया था, तो वेलोसिटी उसमें दे रखी थी और डेंसिटी दे रखी थी, सब कुछ वही है। तो जो पहले हमने जो किया था, ध्यान दीजिएगा, जो पहले किया था उसमें हम लोगों ने P2 P1 निकाला था, वो यहां भी निकाल सकते हैं, निकाला है। अच्छा, अब देखो हमको फोर्स कैसे निकलेगा। फोर्स मतलब अगर यहां प्रेशर P1 लग रहा है ऊपर, है ना, तो ऊपर से जो हवा चल रही है वो इस सरफेस में नीचे जो फोर्स लगाएगी, इसको अगर हम कहते हैं F1, वो कितना लगाएगी। प्रेशर और फोर्स में क्या रिलेशन है, प्रेशर और फोर्स में क्या रिलेशन है, क्यों भाई, प्रेशर और फोर्स में क्या रिलेशन है, वाह भाई वाह, हाँ, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर बराबर होता है ये P बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मतलब ये अगर ये सरफेस ले ले, ठीक है, जैसे ये सरफेस होता है, इस पे अगर फोर्स F लग रहा है इस पे, ठीक है, तो इस पे जो प्रेशर लग रहा है, जो फोर्स यहां परपेंडिकुलर, जो मैंने पहले भी बताया था कि परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए, तो ये जिस सरफेस पे लग रहा है, इस फोर्स को एरिया से डिवाइड करोगे, वही इस पे लगने वाला प्रेशर होता है। तो अगर हमको प्रेशर दे रखा है तो फोर्स कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। और ये जो फोर्स होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। जब प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, जो कौन सा फोर्स होगा, जो उस पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स, ऐसा वैसा नहीं दाएं बाएं, खाली परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये जो P1 आप निकालोगे, यहाँ पे जो P1 आओगा, इस P1 को अगर इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कौन सा फोर्स होगा, ये P1 A बराबर ये फोर्स नीचे लग रहा है, ऊपर वाले पंखे पे ऊपर सरफेस नीचे लग रहा है। क्लियर, क्लियर जी। अब यही चीज ध्यान दो, यहाँ प्रेशर कितना है, P2 है। देखो प्रेशर की कोई दिशा नहीं होती है, वेक्टर नहीं होता, स्केलर, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर P2 है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये सरफेस एरिया कितना, ये एरिया क्या है, इस पे तो फोर्स लगेगा, ऐसे लगेगा, तो परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो फोर्स F2 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, F2 बराबर P2, एरिया तो एक ही दोनों का, प्लेट तो एक ही लगा है ना, तो एरिया ऊपर ही वही होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर है P2 A हो जाएगा। तो एक फोर्स ऊपर से लग रहा है, एक फोर्स नीचे से लग रहा है। अब यहाँ भी वही चीज है, ऊपर वाली वेलोसिटी ज्यादा थी, नीचे की वेलोसिटी कम थी, तो यहाँ कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे ज्यादा होगा। जब नीचे का प्रेशर P2 ज्यादा होगा, तो नीचे का फोर्स भी ज्यादा होगा। इसका नीचे से फोर्स ज्यादा लग रहा है, ऊपर से कम लग रहा है, तो ऊपर से कम लग रहा है, नीचे ज्यादा, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऊपर से कम फोर्स लग रहा है, नीचे ज्यादा लग रहा है, तो ज्यादा वाला क्या करे, ऊपर कम वाले को ओवरकम कर देगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, ठीक। वो कितना आ जाएगा, इसमें माइनस करोगे, P2A माइनस P1A, P2 माइनस P1 इनटू A। ये फोर्स लग रहा हो जो इसी को ऊपर उठा के लेगा। जो हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, क्यों उड़ता है, इसी वजह से, ऊपर की हवा तेजी चलती है, नीचे कम चलती है, इसका जो डिफरेंस आएगा प्रेशर का, इसी ये जो फोर्स लगता है, इसी को ऊपर उठा के लेगा। तो अब करना क्या है, P2 माइनस P1 तो निकाल लोगे पहले, उसको A से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया कितना है, 4 मीटर स्क्वायर है, इससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, ठीक है। पहले वाले हमने P2 माइनस P1 निकाला था, इसमें एरिया से और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा, क्लियर। तो ये है कि प्रेशर आप निकालो, यहाँ का प्रेशर कम होगा, यहाँ का प्रेशर ज्यादा, प्रेशर यहाँ का ज्यादा होगा, तो इसी हिसाब से यहाँ पर फोर्स भी ज्यादा होगा। और यही फोर्स दो का डिफरेंस जो आएगा, ये इसी पूरे पे लगेगा, ये इससे हमारा प्लेन जो है ऊपर लिफ्ट करेगा। हाँ भाई, जो कल हम सवाल कह रहे थे कि लोगों की छत उड़ जाती है, आंधी चलती है तो छत उड़ जाती है, क्यों उड़ जाती है, देखो वही सवाल की बात कर रहे हैं, तो बोले तो सुना नहीं रहा, ठीक है। हमने कहा कल ये करा दे, लेकिन सुना ही नहीं से, तो वो भी ऐसे ही होगा, सेम यही चीज है। तो कर लोगे सेम, यही तो होगा। ऊपर आंधी चल रही है, छत के ऊपर क्या आंधी चल रही, तो आंधी चलेगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और कमरे के अंदर जो बैठा होगा वहां तो हवा चलती नहीं है,
इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो वो लगभग 0 मान लीजिए हम, 0 वेलोसिटी, ऊपर ज्यादा नीचे कम, तो जब ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है नीचे वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो आप क्या लगा दोगे, वही फॉर्मूला लगाओ कि p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, ये लगेगा। अब देखो ऊपर की वेलोसिटी ये नीचे की वाली, ये v1 किस p1 माना है, p1 ऊपर माना, p1 ऊपर वाली वेलोसिटी ज्यादा है, याद है, नीचे की वेलोसिटी कम है या 0 है, 0 मान लीजिए, कमरे के अंदर हवा बंद नहीं चल रही तो 0 मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, ये कम है तो क्या इसको बैलेंस कौन करेगा, ये p2 ज्यादा हो जाएगा नीचे से, तो नीचे का p2 ज्यादा होगा, नीचे का लगना फोर्स भी ज्यादा होगा, जब फोर्स ज्यादा होगा तो भाई हवा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो इसी वजह से ये जो घरों में छत वत उड़ जाती है, इसी वजह से। कोई पूछे बता देना कि छत क्यों उड़ी, ठीक है, तो पूछे बता देना कि छत क्यों उड़ी, अगर हमने साइंस पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, ठीक है, बर्नौली सुरंग लगाई, इसी से उड़ेगी, गलत है ना, कर सही बात है। तो ये तो सवाल लिख लीजिए, a wind with speed 40 meter per second, a wind with speed 40 meter per second blows, blows, blows parallel to the roof of a house, a wind with speed 40 meter per second blows, blows parallel to the roof of a surface, roof of a house, parallel to the roof of a house, ठीक है, एक हवा है जो किसी के घर के छत के ऊपर चल रही है, ठीक है, इसका छत का, ठीक है, किसी के छत के ऊपर हवा चल रही है, वो कैसी है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, रूफ यानी कि छत, ठीक है, ये मान लो किसी के घर की ये छत, ये मान लो छत, ठीक, यहाँ पे हवा चल रही है, ये है 40 मीटर पर सेकंड से हवा चल रही है, ठीक, अच्छा, देखा द एरिया ऑफ द रूफ, जो छत का एरिया है ये कितना है, एरिया ऑफ द रूफ इज 250 मीटर स्क्वायर, 250 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द रूफ इज 250 मीटर पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, ये क्या है, assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, मतलब अगर इस कमरे के अंदर का जो प्रेशर है, कह रहे इसको आप मान लीजिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लो P0 मान लीजिए, ठीक है, assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, कॉमा लगाए, the force exerted by the wind, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force is, ये आपको बताना है, and the direction of the force, ये आपको बताना है, ठीक, ये करना है, बोलो भाई क्या करें, हो जाएगा, हो जाएगा, ये छत है, ऊपर हवा चल रही है, नीचे अंदर कमरे के अंदर की हवा को क्या करें, कमरा बंद है, हवा मान लो क्या ना क्या ना 0, इसकी यहाँ की वेलोसिटी क्या मान है, 0 मान ले, तो अगर इसके ऊपर को हम कहते हैं यहाँ की वेलोसिटी v1, तो यहाँ की वेलोसिटी v2 को 0 मान लेते हैं, लेकिन अगर अंदर का जो प्रेशर है ये, जिसको हम लोगों ने p2 कहा, वो कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो p0 मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मान लेते हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं जो हवा चल रही है वो जो इसमें फोर्स लगा रही है, वो कितना फोर्स लगा रही है और किस दिशा में लगा रही है, कैसे लगा, सभी की वजह निकालोगे, भाई ऊपर की हवा ज्यादा है, नीचे का तो प्रेशर कहां ज्यादा होगा, नीचे ज्यादा हो जाएगा, जब नीचे ज्यादा होगा तो नीचे वाला जो फोर्स होगा F2 वो भी क्या हो जाएगा, P2 इनटू एरिया, ये ज्यादा होगा, ऊपर वाला फोर्स कम होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा, इसको अगर हम यहाँ प्रेशर P1 मान लें, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, और यहाँ फोर्स कितना लग जाएगा, P1 इनटू ए लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना, ये बराबर हो जाएगा P2A माइनस
ये ज्यादा है, इसमें से घटा देंगे तो ये इतना आ जाएगा, यानी कि P2 माइनस P1A ये फोर्स है। और P2 माइनस P1 अभी निकाल लेंगे जैसे मैंने बताया। दिशा क्या होगी फोर्स की, हैं? ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये ज्यादा होगा ना, जिसकी दिशा ऊपर लगी, अपवर्ड लगी, ठीक है, अपवर्ड। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या लिखे हुए, ऑप्शन लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है इसमें पहला, कह रहे हैं। अच्छा एक चीज और लिखा है, रो दे रखा है, रो एयर, हवा की जो डेंसिटी है उसको ये कह रहे हैं, मान लीजिए 1.2 kg पर मीटर, 1.2 kg पर मीटर। हाँ, ऑप्शन क्या लिखा है, पहला ऑप्शन कह रहे हैं 4.8 into 10 to the power 5 न्यूटन, और नीचे लिखा है इसमें डाउनवर्ड, मतलब ये नीचे वाला, ठीक है, ये हो ही सकता नीचे। दूसरा कह रहा है 4.8 into 10 to the power 5, ये उतना ही लिखा होगा, लेकिन इसमें लिख दिया अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिख दिया तीसरा 2.4 into 10 to the power 5 न्यूटन अपवर्ड, ये भी अपवर्ड लिखा हुआ है, ठीक। और फिर एक लिख दिया फोर्थ वाला 2.4 into 10 to the power 5 न्यूटन डाउनवर्ड। अब अपवर्ड के ये दोनों है, इन्हीं दो में से कोई एक होगा, ठीक है। अब या तो ये या तो ये, इसको लिए और सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। इसको सॉल्व जैसे पहले बताया हमने, देखो रो दे रखा है, रो की वैल्यू 1.2, V2 नीचे हो गया, V2 को 0 कर दो तो नीचे प्रेशर हो गया, नीचे का प्रेशर कितना ही है, तो उसमें आप फार्मूला लगाओगे क्या होगा, P2 को क्या माना हमने P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, ठीक। रो 2 हो गया 0, सॉरी V2 0, ये कमरे के अंदर की बात हो रही, इसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ रो 0 स्क्वायर। P1 प्रेशर हमें पता नहीं, ऊपर का P1, और ऊपर की वेलोसिटी पता है कितनी, ये V1 कितनी है 40 दे रखी है, 40 का स्क्वायर, ठीक। ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां से आप निकाल लीजिए, क्या निकाले, ये प्रेशर यहां का ज्यादा होगा, तो यानी कि P0 माइनस ये 0 हो गया, P इसको इधर ले आए, ये हो गया हाफ रो की वैल्यू 1.2 और ये 40 into 40, ये P2 माइनस P1 आ जाएगा, है ना। अब इस P2 माइनस P1 को क्या करोगे, P2 माइनस P1 को A से मल्टीप्लाई करना, A कितना है, इससे मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, समझे, बोलेगा। इसको आप करो कैसे ना, दो लाइन में है, इसको डिवाइड करो, तो हाँ, तो आप सीधे से मल्टीप्लाई भी कर दो ना, तो ये तो हो गया P2 माइनस P1, हां थर्ड आएगा, हाँ यार ऑकवर्ड है, यानी इसमें इंग्लिश कोई होगा तो ये याद कर देंगे, ठीक है। तो ये कौन सा है इसमें, हाँ 2.4 वाला, ठीक है। चलो भाई, अब हम यहाँ पे आपको एक अगली चीज कराने जा रहे हैं, वो क्या है जरा समझ लेते हैं, ठीक। एक अगली चीज है वो भी देखते हैं, इसमें किसी पाइप ले लें, रबड़ की पाइप या कोई पाइप है, उसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड जो फ्लो करता है उसकी वेलोसिटी निकालने का एक यंत्र या एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस को कहते हैं वेंचुरीमीटर, सुना होगा आपने नाम, वेंचुरीमीटर एक डिवाइस होता है, किसी पाइप में जो पानी फ्लो करता है उसकी क्या वेलोसिटी है उसको निकालने का एक डिवाइस है, ठीक है। अब उस पे सवाल ये आते हैं कैसे, अभी हम देखते हैं, एनसीईआरटी की बुक में सब है लेकिन इसमें डिटेल में नहीं है ना, लेकिन सवाल इसके हमने आप जिस तरह करा रहे हैं तो पूरा फ्लूइड डायनामिक्स पूरी कवर हमने कर दिया, अभी खाली एक सरफेस अभी विस्कोसिटी करा देंगे, ये पूरा फिनिश हो जाएगा। सरफेस टेंशन एक थोड़ा सा रह जाएगा, वो सकता है कल थोड़ा सा आधे टाइम में कम हो जाएगा, पूरे टाइम में आधे में हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी फ्लूइड डायनामिक्स आप थोड़ा पढ़ लोगे, इसमें पूरा एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया, लेकिन चीजें लिखी हैं इसको एक्सप्लेनेशन कम दिया उसमें,
तो वेंचुरी मीटर समझ में ये क्या चीज, वेंचुरी मीटर, VENTURIMETER, वेंचुरी मीटर। ठीक है, ये अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं वेंचुरी मीटर क्या है। ये क्या है, मतलब ये इसको कर सकते हो, इसको कहेंगे यहाँ पे इज यूज टू मेजर फ्लो ऑफ, स्पीड कह सकते हो या फ्लो कह सकते हो, यूज टू मेजर फ्लो ऑफ फ्लूइड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की वेलोसिटी आपको पता लगानी है, उसका फ्लो पता लगाना है, तो वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल किया। इसमें होता क्या है कि देखिए ये ऐसे बनेगा, इस तरह की एक पाइप होता है जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वैरी करना, यहां पे देखिए क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहां पे कम, और इसके बाद इस जगह पे ये जो नैरो है और जो वाइड है, यहां पे इसके ऊपर से एक ये बैरोमीटर लगा देते हैं, बैरोमीटर वही जो मैं बता रहा हूं, बैरोमीटर ये लगा। ठीक, बैरोमीटर क्या किस काम में आता है, चलो बताओ क्या होता है, बैरोमीटर किस काम में आता है? पानी पीने के लिए, हाँ, पानी के ऊपर, अरे पढ़ते पढ़ते नहीं भेज, बैरोमीटर किस काम में आता है, वाटर का प्रेशर नापने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल होता है। कहीं पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है वो बैरोमीटर से नापा जाता है, समझे? तो इसकी जो हाइट इसके अंदर चढ़ेगा, राइज करेगा, मरकरी को ज्यादा रखते हैं उसमें, ठीक है, तो कितना राइज करेगा उसकी हाइट को देख करके हम पता लगा सकते हैं वहां पे कितना प्रेशर है, समझे? तो ये है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जो एरिया है यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ का एरिया कम है, यहाँ का एरिया ज्यादा है, यहाँ का एरिया कम है। अब जिसमें कोई फ्लूइड अगर इसके अंदर एंटर कर रहा है, यहाँ से फ्लूइड जा रहा है, उसकी वेलोसिटी हमको पता लगानी, मान लो ये v1, ये हमको पता लगानी, तो जिसकी वेलोसिटी पता लगानी किसी दूसरे पाइप से आ रहा हो उसको इसके अंदर एंटर कराएंगे यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वही वहां से आने वाले की वेलोसिटी होगी, इसको v1 को पता लगाना है, पता लगाना। अब देखो भाई यहाँ पे एरिया ज्यादा है, ठीक है, इसका एरिया मान लो a1, यहाँ का एरिया कम है, इसको मान लिया a2, और यहाँ पे जो जाएगा उसकी वेलोसिटी मान लो होगी v2, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगेगी, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगेगी। अब वो क्या कहता है, पहला पॉइंट क्या लगेगा इसमें, a1 v1 a2 v2, ठीक, ये होगा। अब क्योंकि यहाँ का एरिया ज्यादा है, यहाँ का एरिया कम है, तो जहां का एरिया ज्यादा होगा वहां की वेलोसिटी कम होगी, यानी कि v1 कम होगा, ठीक है। तो इससे ये पता लग गया कि v2 इज ग्रेटर देन v1, ठीक है, इससे v2 यहां वाली वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है भाई। अच्छा, अब उसके बाद एक काम ये देखो, इसमें अब आप लगा दीजिए क्या कहते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा दीजिए। वो क्या कहता है, अगर आपसे कहें यहां का प्रेशर है P1 और यहां का प्रेशर है P2, और ये जो वेंचुरी मीटर का जो ये आप देखेंगे कि एक्सिस, ये इसकी एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल
जबकि यानी कि किसी एक रेफरेंस लेवल से इसकी हाइट नापोगे तो हाइट कहां से नापोगे, सेंटर से नापोगे ना, तो सेंटर दोनों का एक ही है यहाँ यहाँ, तो हाइट तो सेम है, ठीक सेम रहेगा, सेम होगा यानी पैरेलल हो गया, हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे अगर आप लगाएंगे बर्नौली थ्योरम तो वो क्या कहता है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो, ये लग सकता है, क्लियर। अच्छा भाई अब देखिए ये रो है ना, ये रो, ये P1 है और ये जो लिखा हुआ है ये रो इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी मिलेगी। अच्छा अगर हम आपसे कहें यहाँ पे कि इस फॉर्मूले को देख के बताओ, तो इस फॉर्मूले से P1 ज्यादा है कि P2 ज्यादा, P1 ज्यादा है कि P2 ज्यादा है? P1 ज्यादा है कि P2 ज्यादा है? क्यों भाई? अरे सिंपल चीज नहीं बता पा रहे हो, इतना तो पता हो गया P2 ज्यादा है, तो कौन ज्यादा हो इसमें से? सब बेकार हो गया, अभी हमने छत उड़ा दी, ठीक है, और हवाई जहाज का उड़ा दिया ऊपर, उसमें P1 P2 समझा दिया ज्यादा कम वाला, अब इसमें तो P1 P2 नहीं बता पा रहे हो। एक किसी की छत उड़ गई, अच्छी खासी छत थी, और छत उड़ने का तरीका बता दिया हमने कि P1 ज्यादा होता है, P2 ज्यादा होता है, क्यों होता बताया था, उसमें हाँ भी कर दिया था, ऐसे ऐसे कर दिया था। अब यहाँ पर नहीं बता पा रहे कौन ज्यादा है, जैसे उसमें बताया वैसे यहाँ यही फॉलो में लगाया था हमने, इसी से बताया था कि P1 P2 कौन ज्यादा था, P1 P2 को ज्यादा था, उसमें हमने इसको एरिया से मल्टीप्लाई किया तो 4 ज्यादा होगा, जब सभी उसको छत उड़ गई, तो वही चीज यहाँ नहीं कर पाओगे। इसमें क्या लगता है कौन P1 ज्यादा है कि P2 ज्यादा है? वाह, अभी देखो दोनों की चीज इधर की चीज के बराबर है, V2 ज्यादा है, V2 ज्यादा है, तो इधर की चीज एक चीज ज्यादा होगी तो V1 कम है, तो दूसरी वाली जगह क्या होगी, इसको ज्यादा होना तभी तो इसको ये दोनों मिलके इसके बराबर आएंगे, जब इधर की चीज ये ज्यादा थी और इसको भी ज्यादा कर दो तो दोनों ज्यादा बहुत ज्यादा भी हो जाएंगे, इसलिए एक को ज्यादा करोगे तो एक को कम करना पड़ेगा तभी बैलेंस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 जो आना चाहिए P2 से ज्यादा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक, यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, ऊपर राइज करेगा, तो यहाँ पे जो लिक्विड जब राइज करेगा क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा दूर तक जाएगा पानी, ये तक जाएगा, यहाँ ज्यादा तक जाएगा, और इसमें जाएगा वो कम दूर तक चलेगा। ये बताया था हमने बैरोमीटर में कि जितनी ज्यादा हाइट होती है वो प्रेशर को बताता है, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा चलेगा, ये यहाँ पे कम चलेगा, ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया। अब देखो अगर आपसे कहें यहां से इसकी जो हाइट है ये H1 चल जाता है, यहाँ पे जो पानी या जो भी है लिक्विड ऊपर राइज कर गया, चढ़ गया ऊपर, और यहाँ वाला जो यहाँ पे चढ़ा है ये कितना चढ़ा है, ये चढ़ा है H2 चढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब पहले इसको पढ़ लेते हैं, इस वाले से क्या निपटना क्या है, ये हमने किया P1 ज्यादा P2 कम, तो P1 को इधर रखा, ये इसमें ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, इसको इधर ले, इधर क्या आ गया हाफ रो V2 स्क्वायर हाफ रो, ये सही है, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले, यहां से हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, सही है। अब यहां पे इसको रोक दीजिए, अब आगे इसको नहीं करेंगे, आपको कुछ और करना है। P1 को क्या लिखें, P1 को देखो ये यहाँ पे पानी या लिक्विड जो भी है इसके अंदर फ्लो कर रहा है और इसके अंदर थोड़ा राइज भी करेगा, वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। तो आप बताओ यहाँ पे कितना P1 का फार्मूला लगा सकते हो, P1 कैसे निकालोगे फार्मूला, P1 और P2 का फार्मूला क्या हो सकता है, P1 बराबर और P2 बराबर, हाँ बता चुके हैं, ये पानी यहाँ पे राइज किया, यहाँ पे क्या कौन सा प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा यहाँ पे टच कर रही, और जब इससे थोड़ा नीचे ऊंचाई तक जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर वैरी करता है,
यहाँ पे अगर P0 होगा तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, इसको कहते हैं गॉस प्रेशर डिफरेंस। और वो कितना होगा यहाँ पे H rho g H1, ठीक है। तो यहाँ पे जो P1 हो जाएगा वो P0 प्लस H1 rho g, H1 हाइट है ना, H1 होगा। H1 rho g क्या है, ये गॉस प्रेशर। वैसे P2 आ जाएगा, यहाँ पे भी कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों हवा एक ही, ये ओपन है, ये पाइप ऐसा है, ये ओपन है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, यहाँ भी P0 होगा, उस हिसाब से यहाँ P2 कितना हो जाएगा, P0 ये प्लस H2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से P1 माइनस P2 निकाल, यहाँ से क्या निकाल दोगे, P1 माइनस P2, तो कितना आएगा P1 माइनस P2, यहाँ निकालेंगे P1 माइनस P2 निकालो, इसमें से इसको माइनस कर दो, P0 H1 rho g माइनस P0 माइनस H2 rho g, P0 ये, अब इसमें से क्या आएगा, rho g कॉमन हो गया, तो H1 माइनस H2 rho g हो गया, ठीक है। ये H1 माइनस H2 rho g, अब ये H1 है, ये है H2। अगर आपसे कहें H1 में से H2 को माइनस करोगे तो ये जो हाइट दिख रही है आपको, ये यहाँ, ये इसको H कह देते हैं, मतलब दोनों का डिफरेंस। H1 में से H2 को माइनस कर दो, ये क्या आएगा H, दोनों के जो लेवल है उनका डिफरेंस, उसको H लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा H rho g, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब P1 माइनस P2 जब यहाँ पे होता था ना, यहाँ बस वो निकाल सकते हैं, वो निकाल करके यहाँ पे रख दीजिए। अब यहाँ पे कैसे निकालोगे, ये तो हमने P2 माइनस P1 निकाला है, यहाँ पे हमने ये निकाला है, और यहाँ पे P1 ज्यादा था, अभी हमने क्या बताया, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, P1 ज्यादा, P1 माइनस P2 करना था, ये इससे कौन लिख लिया, अच्छा लिख जाते हैं लोग, मालूम नहीं होता, गलत, ये नहीं करना, P1 माइनस P2 है, ठीक है, यह है। अब यहाँ पे P1 माइनस P2 से क्या रख देंगे आप, H rho g बराबर हो गया हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला बन गया। अब आप इसको देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रो कैंसिल हो गया, 2 को इधर ले आओ, 2 इधर आएगा 2hg या 2gh होगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से निकालोगे V2 स्क्वायर बराबर V1 स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूला बन, इससे आप V2 भी निकाल सकते हो, V1, ठीक है। V2 बराबर यहाँ की जो वेलोसिटी होगी, स्पीड, उसमें ये ऐड कर दो, 2gh क्या चीज है, दोनों के जो ये लेवल है उनका डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर। तो ये एक तरीका है वेंटिलेटर में स्पीड निकालने का। अगर इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी पता कर दी, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दोनों के लेवल का डिफरेंस से निकाल देंगे। तो इसमें दो फॉर्मूले याद कर लीजिए, एक हमने बताया ये कंटिन्यूटी वाला A1 B1 ये वाला, और दूसरा ये फॉर्मूला। इसको पूरा डेरिवेशन के लिए आप सीधे याद कर लो कि यहाँ की वेलोसिटी V2 है, V2 स्क्वायर बराबर V1 स्क्वायर प्लस 2g है, ये वही फॉर्मूला है जो हम लोग काइनेटिक्स में करते थे, काइनेटिक का v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as या 2gs, ये वही चीज आ गया, ठीक है, वही फॉर्मूला। देखिए h यहाँ पे क्या चीज है, दोनों के लेवल का डिफरेंस, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आपको इसमें एक चीज और समझ लीजिए, दो चीज तो दो फॉर्मूले तो आपको याद करते ये हम हटा देते हैं, क्या आपको याद करना है इसमें, एक फॉर्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है और एक फॉर्मूला ये वाला, एक ये और दूसरा ये, v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस 2g, ये दो फॉर्मूले याद करें। अब एक चीज और समझ लीजिए कि अक्सर जो सवाल पूछा जाता है, या सवाल अभी हम बताएंगे आपको, उसमें कहते हैं रेट ऑफ फ्लो की बात करते हैं, उसमें स्पीड नहीं पूछते, उसमें कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। कहीं पानी किसी पाइप में बह रहा है, कहते हैं किस रेट से पानी बह रहा है, किस दर से बह रहा है, रेट क्या, रेट ऑफ, जरा वो समझ लेते हैं, रेट ऑफ फ्लो समझ लेते हैं, ठीक, रेट ऑफ फ्लो, रेट
जैसे वो कहते हो किसी चीज की रेट का मतलब क्या होता है? दर समझते हो ना? मार्केट में तो सामान लेने आते हो, क्या होता है? वो रेट से बताता है ये किस रेट दे रहे हो, किस दर से दे रहे हो, किस भाव से दे रहे हो, वही भाव। तो दर का मतलब क्या होता है, कैसे होता है? कोई चीज कहता है वो एक बताता हूं कि 1 किलो कितने का है, 1 लीटर कितना का है ना, 1 लीटर कितने का, हर चीज एक में आता है। जो एक में नापते हैं वो दर से आता है, वन से, ठीक है? अच्छा, तो ये रेट का मतलब हो गया वन से। अब रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होगा? फ्लो का मतलब ये होगा कि अगर इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो यूनिट एक का मतलब हो गया वन, वन मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम उसका वहां से निकल, ये रेट ऑफ फ्लो मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड। 1 सेकेंड में फ्लूइड का कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड में उसका कितना आयतन आगे बढ़, ठीक है, क्लियर? 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम, दिमाग बढ़ा लो, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, v अपॉन t, ये कहलाता है रेट ऑफ। अब वो कैसे निकालेंगे? हमने कहा कि इसका एरिया है A1 यहां। अगर आपसे कहें यहां से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है यहां से, ये वाला, उसका कितनी रेट है, उसकी कितनी रेट है, उस रेट को हम Q से लिखेंगे, रेट ऑफ फ्लो को हम लोग Q से लिखेंगे, वो कितनी रेट है। तो हमको क्या निकालना है? 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम यहां से आगे, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम, ठीक है? जल्दी लिखो ने समझ लो, बता रहा है 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम यहां से आगे, ठीक है? अब देखो 1 सेकेंड में वॉल्यूम, पानी यहां से बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो किसी वेलोसिटी से बह रहा होगा। तो 1 सेकेंड में, कल हमने इस जगह इस्तेमाल किया था, 1 सेकेंड में अगर उसकी वेलोसिटी v है तो 1 सेकेंड में कितना दूर चलेगा वो? 1 सेकेंड में कितनी दूर चलेगा? जितनी वेलोसिटी। तो क्या होता है, कितनी दूर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम किया 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी से मल्टीप्लाई वेलोसिटी आएगा, तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी। तो अगर यहां से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी अभी बोला हमने v1 है, तो जो 1 सेकेंड में वो v1 दूर चलेगा, मतलब यहां से यहां तक, ठीक है? तो 1 सेकेंड में जो लिक्विड था वो यहां से निकल करके यहां तक पहुंचा, और इसका एरिया A1 है और ये v1 दूर तक चलता है, तो इतने का वॉल्यूम कितना होगा? जो यहां से यहां गया वही तो 1 सेकेंड में वॉल्यूम फ्लो किया, तो कितना वॉल्यूम होगा? एरिया, बेस का एरिया इनटू इसकी ऊंचाई, तो क्या हुआ? A1 इनटू v1, ये तो होगा भाई, इतने का वॉल्यूम कितना हो गया? तो एक फॉर्मूला बताया था हमने, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना है, जैसे आपसे कोई इसका वॉल्यूम निकालो, तो इसका जो एरिया दिख रहा है, बेस का एरिया, और इसकी पूरे की हाइट कितनी, तो वैसे ये बनाओ, वैसे ये इसका बेस का एरिया A1 और इसकी हाइट कितनी v1, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? A1 into v1, और वो 1 सेकंड में, 1 सेकंड से ही वॉल्यूम बना है, तो यही क्या आ जाएगा? A1 into v1, यही रेट ऑफ A1। तो जो यहाँ पे A1 v1 लिखा है, वैसे वो फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ही लिखा हुआ है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में जो A1 v1 लिखते हो, A1 v1 बराबर A2 v2, वो क्या है? वो रेट ऑफ फ्लो ही, ठीक है? तो अगली चीज इसमें जो रेट ऑफ फ्लो निकाली जाएगी उसको हम A भी कहेंगे, वो चाहे A1 बराबर v1 लिख लो, क्योंकि A1 और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या करता है, A1 v1 बराबर A2 v2 होता, चाहे यहां के रेट निकालो चाहे यहां रेट, दोनों की बराबर, ठीक है? तो ये अच्छी तरह से बैठा लो, ये 3 फार्मूले आप याद कर लेंगे इसे। ये है तो भाई कंटिन्यूटी वाला, ये A1 v1 यहां पे भी और A2 v2 यहां, दोनों बराबर होंगे, और यानी रेट बराबर होगा, और ये वाला ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक? अब जरा इसके हम सवाल देखें। ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है, एक डायग्राम पड़ा है, करना स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, हम इसी को थोड़ा सा बना देते हैं, दोबारा नहीं बना रहे, इसी में ये सब बना।
ये फार्मूले तो अभी हमने लिखे हैं यहाँ पे, अभी इसको हटा दें, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ये दो फार्मूले लिखे हुए, तो ये डायग्राम बना है, ठीक है। और इस डायग्राम में एक यहाँ पे इसको x कहा गया है और एक पॉइंट यहाँ पे इसको y कहा गया है। ये अगर द स्पीड ऑफ वाटर एट x पे जो स्पीड है वाटर की कितनी है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पे जो पानी यहाँ से निकल रहा होगा ये x पे, ये x पॉइंट मतलब यहाँ वो कितना है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कहते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर एट y पे स्पीड निकालो, y पे स्पीड निकालिए। और साथ में यहाँ पे जो ऐसे बना रखा है ये, ठीक, और इसको यहाँ पे तो ये बना दिया ऐसे, ये किया, और कह रहे ये जो हाइट है ये वाली, ये हाइट यहाँ पे लिखी है ये 2 से, ये डायरेक्ट। Find the speed of water at y if the difference in height of two columns, if the difference in heights of the two columns of the barometer is 2 सेंटीमीटर, ये बताना है। तो अगर यहाँ पे स्पीड 30 दे रखी सेंटीमीटर पर सेकंड तो y पे निकालिए, और अगर इन दोनों की हाइट का डिफरेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, कैसे निकालोगे? निकला क्या? सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है तुम्हारे सामने। v2 क्या थी? यहाँ की स्पीड थी v2 बराबर v1 स्क्वायर करेगा v1 30 2gh g। देखो अब यहाँ पे दे रखा है ये सेंटीमीटर में चल रहा है, तो g का मान कितना दोगे? g का 10 तो होता है, mks में होता है। इसी हमने पूछा अगर cgs में रखना है तो क्या होगा है? जी कितना 9.8 भी एमकेएस में, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको करोगे किसमें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा, तो 1000, ठीक है। या फिर आप इसको एमकेएस में करो, तो ये वेलोसिटी को हमको एमकेएस में करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आंसर दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ठीक है। वो आंसर इसमें थोड़ा सा आप निकालोगे तो आ जाएगा, अभी बताते हैं क्या करोगे निकल जाएगा, ठीक है। तो 1000 हो जाएगा जी, और h क्या हो जाएगा h, ये दोनों का डिफरेंस होता है h, अब निकल आएगा इसमें क्या करना है, ठीक है। तो ये आप निकाल लीजिए इसमें, तो यहां से v2 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 2, जब इसको सीजीएस में करेंगे जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर को 100 से मल्टीप्लाई किया 100 सेंटीमीटर, वो 1000 आएगा, ठीक। और h की वैल्यू 2, ठीक। अब 30 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 900, ये कितना है 2 2 4 और 4 से मल्टीप्लाई किया 4000, ठीक। तो ये कितना आया 4000 और 900 इसमें ऐड करो तो ये आ गया 4900 v2 स्क्वायर, तो और v2, तो v2 कितना आएगा अंडर रूट लोगे 49 का अंडर रूट कितना होता है 7 और 0 0 का 70 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये अब देखो एक सवाल और दिया हुआ है, एक सवाल और है वो देखो। फिर आपको अगली चीज कराते हैं, जो हमने कल ग्रुप में डाला था क्या क्या पढ़ाना है, टॉपिक बताए थे, उसमें से नेक्स्ट हम चालू करेंगे। ये जो बना है ये डायग्राम थोड़ा सा उल्टा कर दिया इन्होंने, ये ऊपर, अब अगले में ये ऊपर जगह पे नीचे लगा दिया है, ऊपर की जगह पे इसको नीचे कर दिया, कैसे अभी देखते हैं। ये है, ये ऐसे
ये बना हुआ है वेंटिलेटर, ऊपर ही बन सकता है नीचे ही बन सकता है। ये बना था, इसको उठा करके ऐसे ये है, ये लाए यहाँ से और इसको यहाँ से ले आए। ऐसे बना इस तरह। और यहाँ पे जो पानी का लेवल है ये और इसमें ज्यादा है, ये नीचे कम है इसमें ज्यादा, और ये इसमें ठीक। ये डायग्राम एक बना हुआ है। सवाल क्या है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the area of cross section of the wide and narrow portion of the tube. The area of cross section of the wide and narrow portions of the tube are 5 centimeter square and 1 centimeter square respectively. रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, मतलब जो वाइड मतलब चौड़ा वाला ये दिखाई दे रहा है चौड़ा, यहाँ पे एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो नीचे वाला है उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैमरे लगे फोटो किसकी, तो कह रहे हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब, कह रहे हैं रेट ऑफ फ्लो, जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी रेट बता रहा है, यानी क्यू दे रखा है, ये क्यू हो गया, इस कितना है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब इज 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सवाल पूछ रहे हैं द फाइंड द डिफरेंस इन हाइट्स, फाइंड द डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ द टू कॉलम, फाइंड द डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ द टू कॉलम। दोनों कॉलम में जो लिक्विड की हाइट का डिफरेंस है वो बताना। मतलब देखो क्या, यहाँ पानी यहाँ तक चढ़ गया, यहाँ पे यहाँ तक आया, तो आप इसको आप यहाँ करते तो यहाँ से ये वाला ये यहाँ तक था, ये इतना ज्यादा था, तो इसमें से जो डिफरेंस होगा ये यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, इसको बताना, एच की वैल्यू बतानी। ठीक है क्यों भाई, ये आंसर मेरे को ए लिखा हुआ है 0.1 मीटर, एक कह रहा 0.6 मीटर, एक 0.9 मीटर और एक है 1.2 मीटर। कौन सा कर लेंगे, बताओ भाई, किया जाए कुछ करें, हम ही करें। सवाल समझ में आ रहा है? नहीं पहले तो सवाल क्लियर है, सभी को क्लियर है सवाल? क्यों भाई, आना तो बोल दो। क्लियर? पता नहीं ऐसे कर रहे हो नहीं क्लियर है तो समस्या बताइए क्या। पहले सवाल देखो क्लियर है कि नहीं। ये कह रहा है कि ये वाइड है, यहाँ पे चौड़ा ज्यादा है, ये पतला है, तो इसका जो एरिया है इसका 5 मीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर। यहाँ का जो एरिया ये वाला जो कह रहे हैं ये A1 कितना है, और जो नैरो ट्यूब है यहाँ पे कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका जो रेट है 500। अब रेट क्या क्या ये भी कहा कि रेट यहाँ पे भी यहाँ, तो रेट तो हर जगह एक ही होगी ना। रेट बराबर क्या होता है Q बराबर AB, और AB तो हर जगह एक ही होगा, तो हर जगह एक ही होगा रेट। तो कह रहे हैं इसमें जो ये है इसकी हाइट का डिफरेंस है, क्या करें भाई, अगर हाइट निकालनी होगी तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट अगर निकालनी कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
अभी निकाला हमने फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एच निकल आएगा, ठीक। लेकिन V1 V2 नहीं पता, V1 मतलब यहाँ की वेलोसिटी है V1 और ये वाली वेलोसिटी को हम लोगों ने V2 कहा, ये नाम रखिएगा, इसको V2 कहा, इसको V1 कहा, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी और V1 V2 नहीं पता है। अगर V1 V2 पता हो जाए यहाँ रख करके G हो जाएगा, ये सेंटीमीटर चल रहा है, G को 1000 एच निकल रहा है। लेकिन क्या V1 V2 निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, एक ने कहा निकल सकते हैं, बाकी लोग निकल सकते हैं, कैसे निकले बताइए। हाँ सही, रेट ऑफ फ्लो निकाल लीजिए। रेट ऑफ फ्लो, ये रेट ऑफ फ्लो कितनी है, रेट ऑफ फ्लो जो है यहाँ पे Q की वैल्यू होती है, देखो A1 V1 और A2 ये दोनों बराबर है। पहले यहाँ पे लगा, यहाँ पे क्या चीज है रेट ऑफ फ्लो, ये तो है तो 500 रहेगी और यहाँ पे कितना है, एरिया हो गया A1 V1, अब एरिया हमको पता है यहाँ पे 5, तो इसको लग देंगे 5 इंटू V1 और ये इससे V1 कितना आ गया 100, तो यहाँ पे वेलोसिटी पता होगी है कि नहीं। अब यही चीज रेट यहाँ पे वही रहेगी, रेट तो वही रहेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिर 500 बराबर कितना होगा A2 V2, ठीक है। अब यहाँ पे A2 कितना है 1, V2 को निकालना है तो V2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब यहाँ पे निकाल लो V1 आ जाएगा, ठीक है, बड़ा आसान है। तो V2 स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर कितना हो गया 25, V1 स्क्वायर किया इसका स्क्वायर ये 100 का स्क्वायर करो कितना आएगा 10 की पावर 4 हो गया, -2 G की वैल्यू 1000 क्योंकि सेंटीमीटर में चल रहा है, सीजीएस में h हमें निकालना है। तो देखो भाई नहीं एक मिनट, ये 500 होगा ना 500, तो ये जब यहाँ पे स्क्वायर करोगे 500 25 और ये 10 की पावर 4 ये भी होगा, तो 50 का स्क्वायर करोगे 25, 100 को अलग करो 100 का 10 की पावर 4, ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। अब इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले गए तो ये कितना हो गया 2000 h बराबर 10 की पावर 4 माइनस 25 इंटू 10 की पावर 4, ये तो करा हमने, इसको अलग कर दिया 10 की पावर माइनस कर दिया, तो ये यहाँ पे ये प्लस है ना, प्लस है, हाँ तो इसमें से इधर लाएंगे, इसको इधर, तो ये 25 इंटू की पावर 4 ये हो गया माइनस 10 की पावर 4 बराबर 2000 h, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा 10 की पावर 4 को कॉमन ले लीजिए और 25 माइनस 1, ठीक, और ये कितना आया 2000 h, 25 में से एक है 24 इंटू 10 की पावर 4 ये कितना है 2 इंटू 10 की पावर 3 कर दो इसको 2000 को, अब ये 3 एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 यहाँ कितना आएगा 24 ये और यहाँ पे खाली 2h, 2 से डिवाइड कर दो इसको यहाँ से, h बराबर कितना आएगा 240 बटे 2 यानी कि 120 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसमें आंसर दिया है मीटर में, इसको सेंटीमीटर को मीटर में करो कितना आएगा 120 को मीटर करोगे 1.2, ठीक है। ये है सवाल, बड़ा आसान सा था, ठीक। तो रेट ऑफ फ्लो का आप यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स, जो हमने कल कहा था कराने के लिए ग्रुप में डाला था, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। अब इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ एफ्लक्स जिसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं टॉर्सलीज लॉ भी कहते हैं, टॉर्सलीज लॉ, ठीक है। चलो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है,
पूरा देखिए सिलेबस कराने के लिए कम से कम हमें 2 घंटे चाहिए डेली, तो तब जाके पूरा सही सारे न्यूमेरिकल सही से हम करा सकते हैं। और हर टॉपिक में कराने के लिए भी कम से कम 8 से 10 लेक्चर होंगे, तब हो सकता है कंप्लीट सिलेबस। और उसके लिए भी थोड़ा समय लगे, कम से कम 10 मिनट, थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो आपको न्यूमेरिकल भाई देखिए ज़्यादा कराना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि अब या तो आप अपने आप प्रैक्टिस करें, आप लोग करें, हम ग्रुप में डालें, आप कर लें सब, तब तो अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा हम जानते हैं कि बायो वाले बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमको ज़्यादा न्यूमेरिकल कराने पड़ता है। अब यही मैथ के होते, जेई वाले बच्चे होते, तो उनको अब हमें इतना टाइम ना लगता, क्योंकि वो कैलकुलेशन समझते है ना। ये मेन चीज प्रैक्टिस करो तो हो जाता है, प्रैक्टिस करिए तो हो जाता है। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं, स्पीड ऑफ, वो क्या लिखा है, EFFLUX, एफ्लक्स, स्पीड ऑफ एफ्लक्स, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं, अलग से इसका नाम है TORRICELL, टॉस्लीज लॉ, TORRICELL, टॉस्लीज लॉ। टॉस्लीज लॉ होता क्या है कि इसमें एक वेसल, एक कोई बर्तन टाइप का है, ठीक है, लेकिन ये जो बर्तन है ये पानी आने में भरा, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है इसमें, ठीक है। और ऐसा करते हैं, इसको इसमें एक फॉर्मूला भी और बताएंगे, तो उसको दोनों फॉर्मूले एक साथ करेंगे। और इसमें मान लें कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है या कोई लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, ये यहाँ पे लिक्विड जो है यहाँ तक इसके अंदर है, ठीक है, कोई लिक्विड ले लें, तो लिक्विड को हम लोग अलग अलग से निकालेंगे, ठीक। अगर ये वाटर होगा तो बहुत बढ़िया, वाटर तो ब्लू होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। यहाँ तक इसमें पानी, और इसमें एक यहाँ पे होल, यहाँ पे एक छोटा सा होल बना हुआ है, नया सा पतला सा ये होल है। तो जब पानी इसमें भर दिया जाएगा तो आप जो होल कर दो तो पानी यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो पानी यहाँ से निकलता है, उसकी जो स्पीड होती है इसी को कहते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स, या इसको कहते हैं आउटवर्ड फ्लो। एफ्लक्स का मतलब होता है आउटवर्ड, और मतलब बाहर जाने वाली वेलोसिटी, बाहर जाने वाली, इसको अगर बंद कर दो तो पानी अंदर रहेगा। आपने हल्का सा यहाँ पे होल किया, छेद किया, पानी निकलने लगता है, ठीक है। आप पानी की बोतल में रखे हो, इतनी छेद करो तो पानी सारा निकलेगा, ठीक है। क्या होगा, वो यहाँ से ऐसे निकलेगा और निकल के नीचे गिरेगा, यहाँ से निकलेगा, ये आया और ये यहाँ पे ऐसे निकलेगा, ठीक। तो जो यहाँ पानी निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है ये हमें निकालना है, उसका फॉर्मूला निकालना है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स, ठीक। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, हाँ, √2gh होता है। देखिए कैसे निकला वो समझ लेते हैं, वो भी आसान है। इसमें लोग इसको दो तरह से कर सकते हैं, लेकिन अब जो ज्यादातर सवाल नीट में आते हैं वो इसी के आते हैं कि ओपन टू एयर, ये जो ऊपर से खुला हुआ है, अगर इसको बंद कर दोगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा। उसके सवाल अभी तक आए नहीं है, हमको नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आसान सा पहले है, ठीक है। ये ओपन है, हवा से खुला, तो ये पानी यहाँ तक कंटेनर है और इसके ऊपर यहाँ पे ओपन है, तो ओपन होगा तो यहाँ पे प्रेशर भी लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम APATM, ठीक। अच्छा भाई, अब एक चीज बताओ, ऊपर वाला जो सरफेस है इसका एरिया थोड़ा ज्यादा है, और ये जो होल है इसका एरिया यहाँ पे छोटा एरिया है। इसको अगर हम आपसे कहें A2 कह दो तो इसको A1 कर दो, ठीक ठीक। और ये बहुत छोटा है, नन्ना मुन्ना छोटा सा, ये बहुत बड़ा। तो देखो, अगर आपसे अभी आपने निकाला कॉन्टिन्यूटी वाला इक्वेशन आप लगाते हो, वो क्या करते हो,
कि A1 V1 बराबर A2 V2 होता है, ये भी पढ़ा हमने। तो अभी हमने पढ़ा था अगर एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा। तो इसका एरिया कम है तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ जो पानी निकलेगा इसकी वेलोसिटी ज्यादा। और क्योंकि ये वाला कैसा था, इसका एरिया बहुत ज्यादा, यहाँ वेलोसिटी बहुत कम, और इतनी कम होगी लगभग उसको जीरो मान सकते हैं। ये भी कह सकते हो ये रेस्ट पे है, सरफेस पे रेस्ट है। तो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी v1 को हम जीरो मान सकते हैं। क्यों माना? क्योंकि उसका एरिया भी बहुत बड़ा है, ठीक है, उस वजह से ये रुका हो जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है ATM, यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है? ये भी ATM, ये तो खुला है, ये भी हवा के संपर्क में, तो जहां पर जो प्रेशर होगा ये वाला, ये भी कितना होगा? PA। अब इन दोनों पॉइंट पे अगर आपसे कहें बर्नौलीज थ्योरम लगा दो, एक ऊपर एक नीचे, क्या होगा? पहले आप ऊपर के लगाइए फिर नीचे के लगाइए। पहले ऊपर के क्या होगा? P प्लस P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1। मान लो इसकी जो हाइट आप यहां से नाप लो, चाहे कहीं से नाप लो, अगर मान लो यहां ना करके यहां से नापने लगे, जैसे पहले बताया था, अभी देखिए दोनों का जो रेफरेंस पॉइंट यहां आ जाएगा, ठीक है? क्या करेंगे? कहां से नापें? यहां से नापें कि यहां से नापें? नीचे नापें? चलो यहां से। अगर आप यहां से नाप रहे हो तो ये आपका रेफरेंस लेवल, तो यहां की जो हाइट हो जाएगी ये, इसको चलो h कहते हैं, कैपिटल H, ठीक? तो ये हो गया, इसको हम लोगों ने h लिख दिया, ठीक? अच्छा, फिर इस पॉइंट पे आ जाओ, यहां पे क्या होगा? P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G, इसकी हाइट यहां से नापेंगे ये वाली, तो इसको हम लोग कह देते हैं ये, ठीक? H2। चलो इसको H1 ही कर दो, H1 ही कर दो, H1 ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, ठीक? ये हो जाएगा H1 और ये H2, ठीक? ठीक? अब P1 कितना आपने बताया हमने? P ATM हो गया, ऊपर प्रेशर कितना है? रो, देखो पानी तो एक ही है, डेंसिटी बराबर ही होगी। V1 कितना हो जाएगा ऊपर? जीरो मानना, अभी हमने V1 क्या माना? यहाँ वेलोसिटी जीरो, तो ये चीज तो हो गई जीरो हो गई, ठीक? फिर रो G H1 को थोड़ा ऐसा रख देते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे प्रेशर P, ये भी है, ये भी PATM, और यहाँ पे हाफ रो, इसको चलो V2 ही, हमको V2 निकालना है, ये मान लेते हैं, और ये रो G H2। अब ये तो कैंसिल, और ये हो गया जीरो, तो यहाँ पे खाली आया रो G H1, और यहाँ पे आ गया हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2, ठीक है? अब इसको इधर ले आइए, तो क्या आएगा? रो G H1 इधर आया, रो G H2, और ये कितना आया? हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक? इसमें से क्या कॉमन है? रो G, तो H1 माइनस H2, और ये हाफ रो, ये रो कैंसिल हो गया। अब देखो H1 माइनस H2 मतलब ये हाइट और ये हाइट, इनका डिफरेंस जो आएगा, इसको हम लोग H कहते हैं। मतलब ये जो होल है ऊपर जहां तक पानी भरा था वहां से H हाइट नीचे, मतलब ये इसकी डेप्थ, ये H1 था, ये H2 था, इसमें से माइनस करोगे तो ये क्या है? H, मतलब ये जो होल बना था जहां तक पानी भरा था उससे कितने नीचे, ठीक है? उसको हम लोगों ने H कह दिया, तो ये यहाँ पे बन जाएगा GH बराबर 1/2 V2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर V2 स्क्वायर निकालोगे 2GH, तो V2 बराबर √2G, यही फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ गैस। जरा इसमें एक दो पॉइंट समझ लीजिए कि H है क्या? H ऐसे मान लो जो कंटेनर था, ये हमारा जो कंटेनर है वो यहाँ तक था, लेकिन पानी यहाँ तक था, तो जहां तक पानी भरा था वहां से ये होल की हाइट, डेप्थ, यहां से ना होगी,
मतलब जो होल बना था वो पानी के लेवल से कितने नीचे है वो यहाँ पे एच आ जाएगा, और जी 2 अंडर रूट ये वेलोसिटी ऑफ एयर। तो जो यहाँ से लिक्विड यहाँ से निकल रहा होगा उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है h1 h2 की एक वैल्यू था, ये खत्म हो गया, खाली ये h है। ठीक, अब देखो जैसा भी हम बता रहे थे, अगर आप रेफरेंस लेवल यहाँ मान लेते पहले, जब यहाँ से इसको नापते लिए पूरा पूरा h पहले आ जाता, तो वो यहाँ पे h1 क्या होता है, h1 ही यहाँ पे h आ जाता, वो h2 क्या होता है, वो 0 हो जाता, तो अपने आप वही पहले से आ जाता, चाहे ऐसे बोल चाहे दोनों एक ही चीज। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फार्मूला है कि किसी भी कंटेनर में अगर पानी भरा हुआ है और कहीं उसके सरफेस नीचे h गहराई पे अगर हम होल बना देते हैं तो वहां से जो लिक्विड निकलेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी। ठीक है, तो ये उसकी वेलोसिटी का फार्मूला होगा। ठीक है भाई, अच्छा अब एक सवाल चलो करते हैं, फिर हम इस पे अभी आप एक तो चीजें अभी और तो फॉर्मूले और बता देते हैं कि जैसा आप वो आदेश करोगे तो वैसा किया जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, एक सवाल देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्या है सवाल, कह रहे हैं द लेवल ऑफ वाटर इन अ टैंक, द लेवल ऑफ वाटर इन अ टैंक इज 5 मीटर height, 5 meter height, a level of water in a tank is 5 meter high। ठीक, आगे लिखिए, a whole of area, a whole of area, एक होल है जिसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, a whole of area 1 सेंटीमीटर स्क्वायर is made at the bottom of the tank, at the bottom of the tank, टैंक है उसके बॉटम पे एक होल, यहां पे होल नहीं बना, जो पहले बना था इसको हटा दीजिए, ये पूरा कंप्लीट, इसके बॉटम पे यहां पे एक होल बना, यहां पे होल, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द टैंक, द रेट ऑफ लीकेज ऑफ वाटर, द रेट ऑफ लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द होल इज, जो यहां से पानी लीक करेगा वो किस रेट से निकल रहा है वो बताना है। तो देखो आंसर पे क्या है, 8 लिखा हुआ है 10 की पावर -3, रेट ऑफ लीकेज कहना है, और ये है मीटर क्यूब पर सेकंड। देखो यूनिट देखो क्या लिखी, इससे आप समझ सकते हो क्या है, 10 की पावर -4, ये मीटर क्यूब पर सेकंड, रेट का फॉर्म होता है मीटर क्यूब पर सेकंड आता है रेट, वॉल्यूम अपॉन टाइम ना, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब अपॉन सेकंड। ठीक, अच्छा एक है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, और चौथा यहां पे है 10 की पावर -2 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक, कौन सा सही होगा, फिर सब देखिए, द लेवल ऑफ वाटर इन अ टैंक, ये टैंक है इसमें पानी का जो लेवल है वो कह रहे हैं 5 मीटर हाई, मतलब जमीन से बॉटम से वो 5 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है, ये जो पानी है ये 5 मीटर की ऊंचाई तक भरा हुआ है इसके अंदर, और उसके बॉटम पे, उसकी तली पे नीचे एक होल बना दिया गया, और उस होल का एरिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से जो पानी यहां से लीक करेगा वो किस रेट से लीक कर रहा है, यहां वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स नहीं पूछा, रेट पूछ रहा है, किस रेट से, रेट ऑफ लीकेज, लीक करता है किस रेट, मतलब क्या पूछा, रेट मतलब क्यू, वो पूछा। ठीक है, और एक चीज और रखा है, जी का मान आप ले लीजिए 10 ले लीजिए, ठीक, ना रहते तब भी ले लेते हैं, ठीक है, अगर ना कहते तब भी हम 10 ही लेते हैं क्योंकि वो आसान पड़ता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये है सवाल, तो बताओ क्या करें, रेट ऑफ लीकेज निकालना है, क्या करें, कैसे निकलेगा, पहले v निकाल दो, v, v कैसे निकलेगा, √2g,
ठीक है, तो v को आप आसानी से निकाल लोगे, v बराबर 2gh, 2g का मान 10, h का मान, क्योंकि होल जो है वहां से 5 मीटर नीचे है, जो पानी यहां से 5 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा 5 ये 50 और ये 100, 100 का अंडर रूट निकाला तो 10। ठीक है, ये आ गया। लेकिन रेट पूछ रहा है, किस रेट से पानी यहां लीक कर रहा है, तो रेट कैसे निकलेगा? वॉल्यूम अपॉन एरिया, ये होगा Q इनटू Q बराबर Q AB। रेट के लिए आप सीधे सीधे Q अगर रेट पूछ रहा है तो आप सीधे सीधे AB लगा दो, B निकाल ही चुके हो। एरिया इसका देखो, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, लेकिन इसको इनकेस में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया और उसको मीटर में कितना आएगा 1 into 10 की पावर कितना करे बताओ, तुम बताओ। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे करोगे, कितना करोगे, हैं -3, क्या -3 मतलब क्या 10 की पावर -3, कैसे भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 की पावर -2 मीटर। जब स्क्वायर करोगे इसके भी स्क्वायर कर दोगे तो 10 की पावर -4 होगा, ये तो मीटर स्क्वायर है। तब ये मीटर, तो मीटर का स्क्वायर करोगे ना तो इसके ऊपर पूरा स्क्वायर, अगर मीटर क्यूब होता तो पावर 3 कर देते, जैसे वॉल्यूम में करते हैं ना, ये हमने इसीलिए पूछा तुमसे, हम जाने को नहीं बता पाओगे, और इनटू ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 10 की पावर -3, आंसर 10 की पावर -3 आएगा। तुमने आंसर तुमसे बता दिया क्या, तो आंसर बता दिया, 10 की पावर -3 वाला आएगा ये। ठीक है, तो भाई ये है इसका, चिंता ना करो, अभी सब हो जाएगा, नहीं तो होगा तो क्या हो जाएगा भाई, क्या फर्क है। चलो एक सवाल में ऐसे वो भी कर लेना। अब आगे है, हाँ अब एक सवाल हो, कितना बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कह रहे हैं वाटर फ्लोज इनटू अ लार्ज टैंक, वाटर फ्लोज इनटू अ लार्ज टैंक with flat bottom, with flat bottom, water flows into a large tank, एक बड़ा सा टैंक है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसमें पानी फ्लो कर रहा है, और विद फ्लैट बॉटम, जिसका जो बॉटम है उसकी तली जो है वो फ्लैट है, विद फ्लैट बॉटम, at the rate of 10 to the power -4 meter cube second inverse, at the rate of 10 to the power -4 meter cube per second। ठीक है, फुल स्टॉप लगाइए, आगे लिखिए। फिर कह रहे हैं वाटर इज आल्सो लीकिंग, वाटर इज आल्सो लीकिंग out of a hole of area 1 centimeter square, water is also leaking out of a hole of area 1 centimeter square at the bottom। ठीक है, देखो ये भी वैसे ही आ गया कि एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का होल कर दिया गया पानी की तली के नीचे, तो कह रहे यहां से पानी लीक भी कर रहा है, यहां से लीक भी कर रहा है। तो सवाल क्या है, सवाल ये है कि ना इफ द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक रिमेन्स स्टेडी, इफ द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक रिमेन्स स्टेडी, कॉमा लगा है, देन दिस हाइट इज, if the height of water in the tank
पहला कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर, दूसरा कह रहे हैं 2.9 सेंटीमीटर, तीसरा कहा इन्होंने 5.1 सेंटीमीटर, फोर्थ कर दिया 1. वाटर फ्लोज इनटू अ लार्ज टैंक, एक बड़ा सा टैंक है, उसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है। मतलब क्या हुआ, इसमें देखो यहां से ऊपर से पानी अंदर डाला जा रहा है, ये अंदर पानी जा रहा है, ठीक है, एक बड़ा सा टैंक है उसमें पानी जा रहा है और इसके बॉटम पे एक छेद भी कर दिया। अब पानी भर रहा है, कोई शरारती बच्चा है इसे उसने छेद कर दिया कि भरो पानी निकाल दो यहाँ, तो क्या होगा, वहां बढ़ता रहा और निकलता, तो क्या हो रहा है, जितना भर रहा, लेकिन क्या वो ऐसा भर रहा है कि उसको मालूम नहीं पड़ रहा कि खाली हो रहा है। बच्चा शरारती था, शरारत तो कर गया, लेकिन पानी ऐसा आने लगा, इतनी तेजी से आने लगा कि बच्चा भी कंफ्यूज, ये क्या हो रहा है, तो हमने छेद कर दिया, ये पानी नीचे खत्म नहीं हो रहा है, तो जितना वो निकल रहा था उतना यहाँ से आता जा रहा, ठीक है, ये भी एक हो गया यहाँ पे। तो कह रहे हैं तो इसमें जो हाइट कांस्टेंट बनी है, तो कह रहे हैं वो हाइट कितनी, इनमें से ये कर, लेकिन इतना वक्त दे दिया इन्होंने कि पानी जो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है वो किस रेट से जा रहा है, उसकी रेट है 10 माइनस अंदर, मतलब इस रेट मतलब यूनिट, मतलब 1 सेकंड में 10 पावर माइनस 4 वॉल्यूम का पानी अंदर जा रहा है, ये इतनी रेट जा रहा है अंदर, और यहां से निकलता भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसका एरिया दे रखा है जो होल का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, छोटा सा कर पाया वो जल्दी किया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया उसने। तो कह रहे हैं अगर पानी का लेवल में वो कमी ना आए तो ये कितने लेवल का पानी है ये बताओ। कह रहे हैं इफ द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक रिमेन्स स्टेडी देन दिस हाइट इज, तो ये हाइट कितनी होगी, क्या करें, कौन सा दिमाग लगाएं इसमें, कौन सी टेक्निक लगाएं, क्या करें, जो आपको पहला सवाल भी किया था इसके पहले उससे मिलता जुलता है। आप देखो क्या है, ये पानी अपनी जगह पे कब बना रहेगा, कब बना रहेगा, जब जितना पानी निकल रहा उतना वापस आ जाए, तो होगा, सिंपल चीज है, अगर यहाँ पे जितना गया उतना वापस आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, जिस रेट से इसमें आ रहा उसी रेट से यहाँ निकल जाए, दोनों की रेट बराबर कर दो, तो इसकी रेट दे रखी है और इसकी रेट निकाल दो यहाँ से और उसको इसके बराबर कर दो, तो इसकी रेट का फॉर्मूला क्या है, ए बी, यहां से जो पानी निकलेगा उसकी रेट कितनी होगी, Q बराबर A इंटू V, A दे रखा है, A कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब फिर वही चीज 10 पावर कितना होगा, अब बताओ, हाँ ये 10 की पावर माइनस 4 हो गया इसका एरिया मीटर स्क्वायर में, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ से 2gh, और 2gh, h की वैल्यू, ये हाइट कितनी है, h निकालना इसको h मान लो यहाँ पे, और ये रेट यहाँ से निकल रहा है उसकी रेट ये होगी, और इसको क्या करते हैं जो अंदर आ उसके बराबर, इसको इस रेट को क्या करते हैं, इसी को 10 की पावर माइनस 4 जो अंदर आ रहा है उसके बराबर, उससे करके gh निकाल, ठीक है ना, यहाँ वाली रेट हमको पता है a इंटू b होता है, और जो अंदर पानी है उसकी रेट हमको 10 को माइनस 4 दे रखी है, तो इसको इसके बराबर कर दिया, तभी तो बराबर रहेगा वो लेवल, रेट सेम होनी चाहिए, जिस रेट से निकला उसी रेट से अंदर आ गया, ठीक है, अब चाहे इतना होल करते हैं वहां पे बच्चा भी कंफ्यूज, ये क्या हो गया, तो ये बराबर, जैसे बराबर किया 10 को माइनस 4 को कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आएगा 2gh बराबर 1, ये कर खाली बनाया, इसको स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा 2gh बराबर 1, तो h बराबर 1/2, 1/2 का मतलब कितना होगा 2/10, 2/10 का मतलब 1/20, तो 1/20 का मतलब 0.05 ये मीटर में आ रहा है और आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 0.05 को अगर मीटर को सेंटीमीटर को कितना आएगा 5 आ जाएगा, मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 दिया नहीं, 5.1 दिया है, ठीक है, ये क्योंकि इन्होंने 9.8 से किया होगा तो 5.1 आ जाएगा, g का मान 9.8 से करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, ये अब आपको एक दो फार्मूले हम बता देते हैं जल्दी जल्दी,
एक दो फॉर्मूले हम बता देते हैं, वो समझ लीजिए। एक फार्मूला ये है, कहो तो ड्राइव भी कर दें जैसा आप कहें, कि यहां से तो अगर मान लो आपने इससे h ऊंचाई पे अगर गोल बनाते हो, या यहां डाल दो, अगर यहां से इस जगह पे ये पानी जो यहाँ पड़ा था, ये h ऊंचाई पे अगर गोल बनाए, तो जो यहाँ से पानी निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो सीधा वो ऐसे निकलेगा, और ये पैराबोलिक कर्व होगा, ये ऐसे निकलेगा, है ना। तो जो यहाँ पे टकराएगा उसकी जो ये है, ये जहां पे टकरा रहा है उसकी ये जो हाइट दूरी है, उसको कहते हैं रेंज, किस जगह गिरेगा, ठीक है। उस रेंज का फार्मूला आपको बता देते हैं, वो लिख लीजिए, और कहो तो डिराइव भी करते हैं फार्मूला। इससे पैराबोला में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से डेरिवेशन है, उस पे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर आप अगर तो ये, और देखो इसमें जो पानी यहां से भरा हुआ था, ये टोटल हाइट इसकी कैपिटल एच है, और स्मॉल एच क्या है, वो है जहां पे गोल बना है। कैपिटल एच पर पानी भरा है, और ये एच नीचे स्मॉल एच पे गोल बना हुआ है। तो जो रेंज होती है उसको r से लिखते हैं, ये कहलाता है रेंज। r बराबर 2 अंडर रूट h माइनस, ये 2 अंडर रूट h इंटू h माइनस। और कैसे आया देखो, दो लाइन में निकाला, डेरिवेशन कर लोगे तो मानो भूल गए तो आप निकाल सकते हो। कैसे, देखिए अगर आपसे कहें पानी यहां से निकला v वेलोसिटी से, वेलोसिटी चला है, ठीक, जैसे जब यहां से पानी निकलता है तो सबसे पहले वो किस दिशा में चलेगा, सीधा चलेगा, और यहां निकलेगा सीधे ऐसे जाएगा, और जब आगे बढ़ेगा तो ये इसका पाथ कैसा आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब जब यहां पे निकल रहा है तो क्या इस पानी के ऊपर कोई फोर्स लगेगा, कोई फोर्स लगेगा, कौन सा, जब वहां से निकल गया, तब यहां से निकला तो कोई फोर्स लगेगा इसके, कौन, एटमॉस्फेरिक, जो वो निकल गया ना, हवा से निकल गया। अगर हम एटमॉस्फेरिक को यहां से नेग्लेक्ट करें तो एटमॉस्फेरिक जो हवा को हम नेग्लेक्ट करते हैं, यहां पे हमने एयर को नेग्लेक्ट कर दिया थोड़ी देर के लिए, तब कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, वो नीचे लग रहा है, ये आगे आ रहा है, तो इसकी वजह से इसका पाथ जो होगा पहले सीधा था वो मुड़ने लगेगा, मुड़ेगा। तो जब यहां पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी टेंजेंट की दिशा में, ठीक है। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकालोगे, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट पैराबोला, याद करिए पैराबोला में क्या था, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो नीचे लगेगा mg, ये दिशा में लग रहा है कोई, इस दिशा में कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब इस दिशा में कोई फोर्स, ध्यान सुनना, इस दिशा में जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये वाली जो वेलोसिटी थी v, जो अभी निकाली अंडर रूट 2gh, वो कांस्टेंट बनी रहेगी। अगर किसी पार्टिकल में कोई फोर्स नहीं लगता तो वेलोसिटी क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ, वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि इस दिशा में फोर्स लग ही रहा है, फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो ये वाली जो वेलोसिटी v थी ये कांस्टेंट बनी। अगर यहां पे पहुंचेगा तो यहां पे इस वेलोसिटी की जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालोगे वो कितना आएगा, 2gh ही है, जो यहां था वो यहां, जब यहां पहुंचेगा तो यहां पर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालोगे वो भी कितना होगा, 2gh, क्योंकि ये वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट है। और नीचे की तरफ उनकी फोर्स लग रहा है तो ये वाली वेलोसिटी, यहां पे नीचे वेलोसिटी कितनी थी, 0, जब वहां निकलता है सबसे पहले वेलोसिटी इसकी इधर थी हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 है, तो ये 0 वाला उनकी फोर्स लग रहा है नीचे, वो इसको बढ़ती जाएगी। तो जब यहां पहुंचेगा तो यहां पे ये वेलोसिटी जहां 0 से बढ़ के बढ़ जाएगी, यहां पहुंचेगी और बढ़ेगी, तो वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती है, और हॉरिजॉन्टल क्या होगी, सेम होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, तो अगर आपसे कहें यहां पे जब नीचे से ऊपर से नीचे आया तो यहां से नीचे आने में समय अगर लगता है t, इसको लगता है, तो t टाइम पे नीचे भी आ रहा है, t टाइम पे यहां भी जा रहा है, ये यहां से यहां तक आया, इसको आने में कितना समय लगेगा, t टाइम। तो अगर t टाइम को अलग-अलग मान लें कि t समय में ये वर्टिकल डिस्टेंस नीचे चला, t समय में वो यहां से यहां कितना चला है, ये पूरा h था, और ये कितना बचा, ये कितना बचा, h माइनस, ठीक है। और यहां पे चलना चालू किया था इस दिशा में, तो वहां पे इसकी वेलोसिटी शुरू में कितनी थी, 0 थी नीचे वाली, और जब यहां पे आया
डिस्टेंस में कि h बराबर ut प्लस हाफ ut स्क्वायर। यहाँ पे u कितना है शुरू में 0, u हो गया 0, ठीक, और हाफ g t स्क्वायर, और h कितना हो गया ये अभी निकाला हम लोगों ने, h कितना होगा h माइनस h, ठीक है। ये पूरी कितनी हाइट होगी h माइनस h, ठीक है। इससे तुम t निकाल सकते हो, तो यहाँ t कितना आएगा gt स्क्वायर बराबर 2h माइनस h, तो यहाँ से t स्क्वायर बराबर कितना आ गया ये अपॉन g नीचे, और यहाँ से t अगर निकाल लोगे तो ये अंडर रूट अपॉन ये टाइम, क्लियर। तो इसको जमीन तक पहुंचने में जो जब यहां से यहां चल रहा है, जब यहां टकराएगा मतलब कहां, यहां सीधा नहीं आ रहा, ये ऐसे घूमते आ रहा, इसको यहां तक पहुंचने में लगा हुआ समय हो गया t, ठीक। अब आते हैं अब क्योंकि इसी समय में वो आगे भी बढ़ा है, अब देखिए जब आगे बढ़ा है तो आगे वेलोसिटी कितनी है, इसकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो आगे की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कितना चला है टाइम लगा है t, तो दूरी कैसे निकालोगे, दूरी बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये रेंज आएगा, रेंज का फार्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे r बराबर क्या आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी कितनी है इसकी 2gh, ये कांस्टेंट वेलोसिटी चला, तो टाइम क्या लगा, टाइम ये लगा दो, ये टाइम इधर लगा दो 2h माइनस h अपॉन g, ठीक। अंडर रूट g कैंसिल, तो हो जाएगा 2, ये 2 तो अंडर रूट में आया, ये अंडर रूट में ये भी आ गया, ये भी अंडर रूट में 2 माइनस ये रूट 2 बाहर 2 आ गया, तो अंडर रूट में h माइनस h, ठीक है। क्योंकि हमने इसको इसके मोशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, वो क्योंकि हॉरिजॉन्टल चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और जो नीचे जा रहा है कैसे हो रहा है फ्री फॉल वाला चल रहा है, बट ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर भी गिर रहा है, ठीक है। तो यहां से हमने टाइम निकाला, और वही समय इसको यहां लगेगा, तो बहुत कम समय हमने इसको r बराबर v, ठीक है। तो ये आप फार्मूला है, इससे हम बता सकते हैं वो कहां पे टकरा है, उसकी रेंज बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और जल्दी से कर देते हैं, इसी में कह रहे हैं ये रेंज मैक्सिमम कब हो, मतलब इस होल को हम ऊपर से लेके कहां पे बनाएं कि ये सबसे ज्यादा रेंज मैक्सिमम, ठीक है। तो उसका एक फार्मूला ये है, अगर h की वैल्यू कैपिटल H/2 ले ले तो r विल बी मैक्सिमम, सिंपल सी, मतलब क्या हो जाएगा इफ h बराबर ये, तो क्या हो जाएगा रेंज इज मैक्सिमम, तब मैक्सिमम, तो इसका मतलब r जो है ये मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब आप क्या करोगे h कितना हो जाए h बाई, तो यहाँ पे h माइनस h बाई, इसको h की जगह क्या कर दोगे h बाई, ये मैक्सिमम रेंज कब होगी, इससे पूछ सकते ना कि होल को यहां से कहां तक कहां बना दे, ये मैक्सिमम रेंज सबसे ज्यादा है, तो कहते हैं बीच में बना, तो पानी जहां तक भरा था उसके सेंटर में बना दो, तो ये सबसे रेंज सबसे ज्यादा हो जाएगी मैक्सिमम, मतलब h की क्या होनी चाहिए कैपिटल H/2 में बनाओगे तो मैक्सिमम आ जाएगी, कितना आएगा सॉल्व करो भाई 2 h बाई, ये भी क्या होगा h बाई, ये कितना आया 2 h का स्क्वायर करोगे, और ये 2 2 4 आएगा बाहर 2 बाई 2, और ये h स्क्वायर तो कितना आ जाएगा ये h आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम रेंज इसकी h के बराबर है, जितना पानी भरा होगा उतनी दूर तक चला जाने का, क्लियर। ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब इसकी जो हाइट है ऊपर से आधे पर रखा जाए, सवाल लगा है, सवाल लगा है क्यों भाई, नहीं यस बोला नो बोला, नो बड़े धीमे से बोलते होते हैं, बोल भी दिया सुनाई भी ना दे, नो बोला नहीं, बताओ नो तो ना करें, ना बताए, यस तो करा दें, करा देना, चलो ठीक करा दें, करें, अच्छे सवाल है इसके, बढ़िया सवाल, है ना, हमने
जगह रहने दो का नहीं, क्या करें? मतलब रहने दे, नहीं रहने दे कि रहने दे, क्या रहने दे? अच्छा अच्छा, कहे तो रहे हैं, अच्छा भाई सुन ले, चलो फिर रहने दो भाई, अब कहे तो रहे हैं तो ठीक है, कहे तो रहे तो